नमस्कार दोस्तों। देश भर के वक्फ बोर्ड में जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता मतलब कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को मैराथन बहस के बाद, जी हाँ, ये बहस चली है 12 घंटे से अधिक के समय में, इसलिए हमने इसको बोल दिया है मैराथन बहस। और मैराथन बहस के बाद में इसे मंजूरी मिल गई है। पक्ष ने और विपक्ष ने अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्क को संसद के अंदर रखा, सदन के अंदर रखा, और विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी संशोधन प्रस्तावनों को वोटिंग के जरिए खारिज करने के बाद रात 2 बजे हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 288 वोट मिले हैं, जो ये चाहते थे कि ये फाइनली विधेयक पास होना चाहिए, ये विधेयक बिल्कुल सही है। और इसी के ठीक विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं इस विधेयक को लेकर के। हम कह सकते हैं कि इस तरह से मोदी सरकार ने एक बड़ी जीत हासिल करी। और आज है वीरवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। आज के दिन सुबह राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा में ये विधेयक पास हो चुका है। जिनको नहीं मालूम दोस्तों कि वक्फ क्या है, तो आपको इन शॉर्ट में एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन आपको मैं डिस्कस कर दूं। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन, संपत्ति, चल या अचल किसी भी रूप में हो सकती है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ व दान कर सकता है, और कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। मतलब कि इसको बोलते हैं कि वक्फ संपत्ति मतलब अल्लाह की संपत्ति। अगर एक बार संपत्ति अल्लाह की हो गई तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। लेकिन कभी कभी इस वक्फ बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं जो एक आम जनता के ऊपर काफ़ी भारी पड़ चुके हैं, खास तौर पे गैर मुस्लिम समुदाय को लेकर के। काफ़ी सारे ऐसे केस डाले गए हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मेरी थी, उस पर बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, ये ज़मीन उसकी है। एक बार बोर्ड घर के बाहर लग गया ना, तो जो आम इंसान है वो ना तो कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, ठीक है, इसको लेकर के कोई सुनवाई कोर्ट के अंदर भी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। सोचिए, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त, लंबी चौड़ी इस तरह के केसों की संख्या बढ़ रही थी। और पूरे भारत के अंदर जो वक्फ संपत्ति है उसका आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ रहा था। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिएगा, और इससे हम साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन आने वाले समय में हमारा पूरा भारत वक्फ संपत्ति में तब्दील हो सकता है, अगर इस पर सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया तो। लेकिन जो वक्फ बिल लोकसभा में बीते कल के दिन पास हुआ है, तो ये हमको एक बहुत ही प्यारा इंडिकेशन दे रहा है। और इस वक्फ विधेयक से अगर आप सहमत हैं तो उसमें कौन सी बात आपको सबसे बेस्ट लगी, वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हो तो उसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आप चाहो तो मुझे लिख करके भेज सकते हो। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड के पास कुल अचल संपत्ति 8,72,384 है। अचल संपत्ति वो जो मूव ना हो सके, जैसे आपकी लैंड, जमीन, इतनी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टीज के पास में है। वहीं पर 16,713 इसके पास कुल चल संपत्ति है जो मूव हो सकती है, जैसे कि व्हीकल हो गया या फिर कोई अन्य सामान हो गया जो उसको दान दी गई है। अब इस तमाम प्रॉपर्टी से या फिर दान दी गई वस्तु का ये अपने इस्लाम धर्म के जो उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे इस प्रॉपर्टी पे वो अपनी मस्जिद बनाए, दरगाह बनाए, या फिर कोई अन्य कार्य जैसे कि मदरसे वगैरह ही क्यों ना बनाए। लेकिन इन तमाम प्रॉपर्टी जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, इन तमाम प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। ये तो वो आंकड़ा है जो वक्फ बोर्ड ने शेयर किया है। ध्यान रखिएगा, आदमी अपनी तरीके से सैलरी, लेडीज़ अपनी उम्र, और वक्फ बोर्ड शायद अपनी प्योर इनकम शेयर ना करता हो, ऐसा हो सकता है। आंकड़ा कुछ और ही है, ये आंकड़ा बहुत अधिक है। और यहाँ पर इस वक्फ संपत्तियों को लेकर के विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी की भी प्रॉपर्टी के बाहर ये इस तरह के बोर्ड लगा देते हैं जो आप पढ़ सकते हैं साफ साफ कि ये संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। मतलब कि जैसे आप वक्फ बोर्ड हो और मैं एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हूँ, मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी और आपने उस प्रॉपर्टी पर कोई मदरसा डिज़ाइन कर दिया, बना दिया, और आपने उसकी बाउंड्री सेट करी, लेकिन बगल में और कोई प्रॉपर्टी खाली है तो आपने अपनी बाउंड्री को थोड़ा और घेर लिया, जो पड़ोसी की ज़मीन थी उसको भी घेर लिया, और जिसकी वो प्रॉपर्टी है, खून पसीने की जिसकी कमाई से उसने जो वो पैसों से वो प्रॉपर्टी जोड़ी थी,
वो चंद सेकंड में क्या हो गई, वक्फ की हो गई। अब वो व्यक्ति इधर वक्फ बोर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस तरह से ये संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। 165 मामले वक्फ बोर्ड को लेकर के लंबित हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 12,000 से अधिक मामले इस समय क्या हैं, अलग अलग प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। अब क्या होता है कि कोई भी अगर मामला दर्ज होगा तो वक्फ बोर्ड कमेटी को एक लेटर जाता है कि आप एक बार ज़रा वेरिफिकेशन कर लो, एक अपना सर्वे कर लो कि एक याचिका हमारे पास में आई है कि आपने प्रॉपर्टी जब्त करी है, मतलब जिसने जब्त करी है वही उसकी जांच करेगा। ये तो गजब हाल था। और इसके अलावा 18,000 से ज़्यादा मामले वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में अभी भी लंबित चल रहे हैं। और इस नए विधेयक में साफ साफ ये कहा गया है कि ज़मीन का ब्यौरा आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मतलब कि हमारी केंद्र सरकार को पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, किसने दान करी है, ज़मीन कहाँ से आई, कितने पैसों की हुई आमदनी उस प्रॉपर्टी से आपको, और देख रेख के लिए कितनी तनख्वाह आप लोग इस पर खर्च कर रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है जिसको हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हम लोग AIMPLB के नाम से भी जानते हैं, इसने बुधवार यानी कि बीते कल के दिन निशाना साध दिया हमारे वक्फ विधेयक के ऊपर। इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो वक्फ विधेयक है इसको अदालत में चुनौती देगा ये संगठन, यानी कि AIMPLB ने चुनौती देने की धमकी दे डाली है हमारी केंद्र सरकार को कि आप लाओ, लोकसभा में पास करो, कोई बात नहीं, हम एक चुनौती देंगे अदालत में, अब इसका फैसला करेगी अदालत। आप खेलो अपनी मीटिंग, आप करो अपना मैराथन, सोचिए। और इस बोर्ड ने, मतलब कि AIMPLB ने साफ साफ ये कहा है कि ये एक काला कानून है और इसे समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाला बता दिया इन्होंने बीते कल के दिन। और AIMPLB के मेंबर हैं मोहम्मद अदीब ने एक संवाददाता सम्मेलन में विधेयक की आलोचना करते हुए ये दावा किया है कि ये मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है हमारी केंद्र सरकार का। अदीब ने यह भी कहा कि इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित JPC में विचार विमर्श के दौरान इसका विरोध किया गया था। मतलब कि अब जो है ना, तपिश भारत की और भी अधिक बढ़ने वाली है। लखनऊ जैसे स्थान पर ड्रोन से एक बहुत बड़ी मॉनिटरिंग हो रही है। काफ़ी सारे राज्यों में दंगे जैसी समस्या भी बन सकती है। अब बात करते हैं कि बिल के इन प्रावधानों को लेकर के विरोध क्यों हुआ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का CEO बन सकता है, ये कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अब तक क्या था, वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय का CEO बनेगा, हमेशा एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति। तो ये आखिरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो हकदार है, जिसे ज्ञान है, नॉलेज है, जो कैपेबल है, उसको CEO पद मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्यों ना हो। इसमें यह बोला गया है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का CEO बन सकेगा, बनेगा ही नहीं, बन सकता है अगर वो कैपेबल है तो। अब राज्य सरकार राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी, इस नए विधेयक में ये कहा गया है। और जो जिला कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर ये तय कर सकेगा, उसके पास ये राइट होगा कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की है, सरकार की है या फिर किसी आम इंसान की है, तो ये राइट मिलेगा जिला कलेक्टर को। सो गाइस, स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का व्यक्ति फॉर्म फिल कर देता है, एग्ज़ाम को क्रैक करेगा और वो किसी भी धर्म का कलेक्टर उस जिले में बन सकता है। वो उसके पास ट्रांसपेरेंसी बहुत तगड़ी होगी। ये कलेक्टर को जो राइट दिया है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है। अब जिला कलेक्टर अब ये डिसाइड कर पाएगा कि जो इन्होंने जो बोर्ड लगा रखा है कि XYZ संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वगैरह वगैरह वगैरह, किसी आम जनता की खून पसीने की कमाई की प्रॉपर्टी के बाद सेकंडों में आप बोर्ड छाप देते हो, ठोक के चले जाते हो और वो बेचारा परेशान। तो अब मतलब कि ये राइट मिल चुका है जिला के कलेक्टर को। और इसके अलावा कानून बनने के 6 महीने में हर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डाटाबेस पर पंजीकृत कराना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रॉपर्टी किसने आपको दान दी, उसकी राइट वैल्यू क्या है, राइट, और उससे आपने कितना इनकम जनरेट किया, जो आपने राजस्व बताया 200 करोड़ रुपए सालाना। ये आंकड़ा सच कहूँ तो बहुत 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 अधिक है जो हमसे छुपाया जा रहा है। और बीते कल के दिन संसद के अंदर 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद जो उसकी तपिश थी,
वो और भी अधिक बढ़ चुकी थी। डेसिबल बहुत ही हाई पे था। विपक्ष लगातार चिल्ला चिल्ला करके अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था वर्तमान की केंद्र सरकार के सामने कि ये बिल गलत है, इसको रोका जाए। और वहीं पर जो केंद्र सरकार के नेता हैं वो तमाम विपक्ष को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये आखिरकार बिल हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हमको दिखाई दिए अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ ये कहा कि 1913 से लेकर के 2013 तक देश में 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अधीन थी। 1913 से लेकर के 2013 तक, इतने लंबे समय तक केवल वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन थी? 18 लाख एकड़। और वहीं पर 2013 से लेकर के 2025 तक इसमें 21 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन जोड़ दी गई। अचानक से इतने कम समय में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो सकता है दान करने वाले लोगों का? थिंक अबाउट इट। और यहाँ पर विपक्ष जो है मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना एक फैशन बन चुका है, ये इन्होंने बोला था संसद के अंदर। और ये निशाना भी तंज कसा इन्होंने विपक्ष को लेकर के। राम जन्मभूमि टेम्पल के बारे में या फिर ट्रिपल तलाक और सीए के समय भी मुस्लिम समुदाय में भय पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी ये जानता है कि भय की कोई बात नहीं है। ये भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य होगा और सभी को इसे स्वीकारना होगा। ये कथन इनका काफ़ी बेस्ट था। पर एक बात दोस्तों साफ साफ है ना कि लगातार 21 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन जोड़ दी गई 13 से लेकर के 25 तक के बीच में, और 1913 और 2013 के बीच में। सोचिए 1913-2013 के बीच में इतने लंबे टाइम तक, मतलब कि 100 साल में उनके पास उसके बाद 18 लाख एकड़ ज़मीन थी। ये इजाफा कैसे हो गया? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसा नए विधेयक में कहा गया कि इनको अपनी ज़मीन का ब्यौरा देना होगा, किसने ज़मीन दी, कितनी ज़मीन दी, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, कितना आप लोग उससे रेवेन्यू जनरेट करो वगैरह वगैरह। और इस विधेयक में ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अब इनको काउंटर करते हुए एक गौरव गोगोई हैं, ये कांग्रेस के उपनेता हैं। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि आज एक विशेष समाज की ज़मीन पर सरकार की नज़र है। विशेष समाज क्या? मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं उनकी ज़मीन पर हमारी केंद्र सरकार की नज़र है। इनका कहने का अर्थ ये था। कल दूसरे अल्पसंख्यक की ज़मीन पर नज़र होगी। और बिल में सरकार के मकसद है, ये साधा है इन्होंने निशाना साफ साफ। सोचिए क्या इमेज बन रही होगी हमारे पॉलिटिशियंस की इस समय आम जनता के मन के अंदर। और इन्होंने ये भी बोला कि संविधान कमज़ोर करना, अल्पसंख्यकों को बदनाम करना, समाज बांटना, ये इनका काम है। वहीं पर राहुल गांधी ने ये बिल मुसलमानों की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी ने यह बोला। देखिए काफ़ी जगह पर राहुल गांधी काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर कमियां भी होती हैं, बट इनका ये स्टेटमेंट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इन्होंने राहुल गांधी ने यह भी बोला कि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। ये इन्होंने अपनी स्टेटमेंट लिखी है एक्स पर। वहीं पर जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये बोला कि भाजपा मंदिर मस्जिदों के नाम पर संघर्ष पैदा करना चाहती है। क्योंकि अभी भी ना वर्तमान में कुछ मस्जिदें टारगेट पे हैं जिसके अंदर नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। आपको मालूम होगा संभल हिंसा जो कुछ समय पहले हुई थी। अब यहाँ पर इन्होंने ओवैसी ने ये बोला कि ये देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक पर हमला है और मैं महात्मा गांधी की तर्ज संशोधन पत्र फाड़ता हूँ। और इन्होंने फाइनली वो फाड़ दिया। सोचिए इस हद तक जो तपिश थी संसद के अंदर की वो और भी अधिक बढ़ चुकी थी। और इसी का सेम असर हमको अपनी भारत की ज़मीन के ऊपर दिख सकता है। कई जगह ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है कि दंगे कहीं ना हो जाए, भड़क ना जाए, इस तरह की संभावना बनी हुई है। अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। और आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही, और मिलता हूँ आपसे मैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बट आपको क्या लगता है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि क्या आप इस विधेयक से सहमत हैं तो क्यों है, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पीछे की वजह क्या है, लिख करके मुझको प्लीज़ आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।